नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं उम्मीद करता हूं आप लोग सब अच्छे होंगे। आप देख रहे हैं अपना YouTube चैनल MS कंप्लीट पॉइंट 9456। मैं आपका दोस्त स्वागत करता हूं आपके अपने प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, आधुनिक इतिहास हमारा चल रहा है, जिसकी लगातार क्लासेज जो हैं हम अपलोड कर रहे हैं और सेशन डेली चल रहा है। आपको इसी समय पर जो है आपको सेशन मिल जाता है आधुनिक इतिहास का। हमने प्लेलिस्ट बना दी है। अभी तक जितनी क्लासें हुई हैं, शुरू से हमने आधुनिक इतिहास को पकड़ा है, जिसमें मध्यकालीन इतिहास भी हमने डाला है, उत्तर मुगल काल हमने उसमें आपको पढ़ा दिया है। ठीक है, उसी के चलते जो है एक क्रम जो है बिल्कुल सीरीज से चल रहा है कि किस तरीके से हमें आधुनिक इतिहास को समझना है, किस तरीके से हमें क्रम बाई घटनाक्रम को समझना है। उसी घटनाक्रम को हम निरंतर समझने के लिए इस मंच पर आते हैं और इसी समय हम आपका सेशन लेते हैं। ठीक है, बहुत सारा प्यार मिल रहा है आप लोगों से। आप लोगों ने जो विश्वास दिखाया है हमारे क्लास या हमारे मटेरियल पर, मैं उसके लिए आपका शुक्रगुजार हूँ। और हमारा जो चल रहा है, अब जो सेशन चल रहा है वो चल रहा है हमारा राष्ट्रीय आंदोलन, यानी भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, जिसका हम चरण 2 आज प्रस्तुत करने वाले हैं। यानी चरण क्या मतलब, हम दूसरा लेक्चर इसमें लेने वाले हैं। अभी तक जो सीखा है हमने वो सीखा था मुस्लिम लीग। अब इस तरह देखा था कि हम चरण 1 की बात कर रहे थे। जो हमारे राष्ट्रीय आंदोलन 3 चरणों में बटे थे। पहला चरण जो है वह था 1885 से लेकर 1905 तक। दूसरा चरण जो था वह 1905 से लेकर 1919 तक। और तीसरा चरण 1919 से लेकर 1947 तक देखने को मिला। पहले चरण में उदारवाद का प्रभाव अत्यधिक देखने को मिला, जबकि द्वितीय चरण में उग्रवाद का प्रभाव अत्यधिक देखने को मिलेगा। अंततः तीसरे चरण में गांधीवादी घटनाओं को ज़्यादा महत्ता मिली है। इन सब चीज़ों को कि कहाँ से ये कहानी शुरू हुई है, इसके लिए आपको प्लेलिस्ट में जाइए और इससे पहली वीडियो आपको ज़रूर देखनी होगी। जब तक आप वो नहीं देखोगे शायद आपको ये समझने में थोड़ी कठिनाई हो सकती है। अगर आपने वो देख ली वीडियो या क्लास देख ली तो इसका मतलब आपको समझने में कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। लास्ट टाइम हमने लिया था क्लास में कि बंगाल विभाजन होने के बाद स्वदेशी आंदोलन किस तरीके से हुआ, स्वदेशी आंदोलन में कैसे बहिष्कार प्रस्ताव पारित किया गया और किस क्रम में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई। उसी के चलते हमने देखा कि एक कांग्रेस में ही एक नया दल उभर कर सामने आया, जिसे हम उग्रवाद के नाम से, उग्रवादी दल के नाम से जानते हैं, जिन्हें अंततः गरम दल के नाम से भी जाना जाता है। और सूरत में एक अधिवेशन हुआ था, सूरत अधिवेशन। वहाँ पर जाकर कांग्रेस में एक प्रथम विभाजन हुआ, जिसे हम कहते हैं कांग्रेस का प्रथम विभाजन, सूरत विभाजन के नाम से भी जानते हैं। यह 1907 में हुआ। अब आप बताइए, किसी भी विभाजन के पीछे कोई घटना तो रही होगी या कोई रीजन रहा होगा। ऐसी क्या परिस्थिति बनी कि कांग्रेस में पहला विभाजन हुआ और नरम दल वालों की जो नीतियां थीं वह गरम दल वाले उग्रवादी दल के जो लोग थे, उन लोगों को वो पॉलिसी उनका समझ में नहीं आई, या उनको समझने में उनकी बातों को दिक्कत से महसूस हुई। क्या उग्रवादी दल जो अपनी नीतियाँ अपना रहे थे, क्या उनकी नीतियाँ सही थीं? क्या उदारवादी जिस तरीके से नीतियाँ चला रहे थे, क्या उनकी नीतियाँ सही थीं? उन्हीं पर चर्चा करते हुए आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले घटनाक्रम देखते हैं कि बंगाल विभाजन होने का क्या रीजन था। जैसे ही मुस्लिम लीग की स्थापना हुई, उसी समय कलकत्ता में एक अधिवेशन हुआ। कलकत्ता में एक अधिवेशन हुआ 1906 में। कलकत्ता में एक अधिवेशन 1906 में हुआ। अब यहाँ पर जो था अध्यक्ष पद को लेकर विवाद चल गया, यानी कि नरम दल वाले और गरम दल वाले, यानी कि जो उग्र दल के लोग थे। अभी नरम दल और गरम दल अलग नहीं हुआ, अभी कांग्रेस में ही है। अभी दोनों जो है वो कांग्रेस में ही है, मगर कांग्रेस में एक ऐसे तरीके से भूमिका चल रही थी कि एक उग्रवादी गुट के रूप में काम कर रहे थे और एक उदारवाद गुट के रूप में काम कर रहे थे। वहाँ पर अध्यक्ष पद को लेकर विवाद है कि अध्यक्ष कोलकाता अधिवेशन में किसको बनाया जाए। और वह विवाद क्या था कि उदारवादी सोच रहे थे कि हमारा अध्यक्ष बने, और उग्रवादी दल के लोग सोच रहे थे कि हमारा अध्यक्ष बने। यानी कि उदार और उग्र दोनों के बीच में जो है यह अध्यक्ष पद को लेकर जो है विवाद की स्थिति उत्पन्न हुई। कहानी ये होता है कि विवाद चलता रहा बहुत लंबे समय तक, और विवाद चलते चलते कंडीशन ये घटी कि दादा भाई नौरोजी जो उदारवाद से संबंध रखते थे, दादा भाई नौरोजी को अध्यक्ष पद बनाकर इस विवाद को निपटा दिया गया। और यहाँ पर हमने आपको मेंशन किया है कि दादा भाई नौरोजी को अध्यक्ष पद बनाया गया, अध्यक्ष के रूप में चुना गया, और इस विवाद को यहाँ पर समाप्त कर दिया गया। जब उग्रवादी दल का अध्यक्ष पद नहीं मिल पाया उग्रवादी को,
तो उग्रवादी लोगों ने कहा यदि आप हमें अध्यक्ष पद के रूप में चुनना नहीं चाहते हो, हमें नहीं देते हो, तो सीधी सी बात एक ये है कि आप हमारी कुछ मांगे हैं उनको पूरा करवाइए। उन्होंने कहा ठीक है, क्या मांगे हैं आप बताइए। तो जब ये मांगे रखी तो पहली मांग जो थी वो थी स्वदेशी आंदोलन, यानी कि आप स्वदेशी आंदोलन को जो है प्रस्ताव हमारा पारित कर दीजिए, ठीक है। दूसरा हमारा जो कारण है वो बहिष्कार आंदोलन है। बहिष्कार आंदोलन में स्वदेशी आंदोलन, हम अपने स्वदेश में जाकर एक आंदोलन चलाएंगे, जन आंदोलन, लोगों को जागरूक करेंगे। बहिष्कार आंदोलन हमारा क्या है? बहिष्कार आंदोलन ये है कि हम विदेशी कपड़ों के साथ साथ, बहिष्कार मतलब ब्रिटिश जो सामान था उनका बहिष्कार करना था। उसमें सबसे उच्च कोटि में जो आते थे कच्चा माल या रॉ मटेरियल इंडिया से लेकर जाते थे ये लोग, और ब्रिटेन में वहाँ से फिर कपड़ा बनाकर फिर वापस लाते थे। और यहाँ ईसाईकरण हो गया था, यहाँ लोगों ने ब्रिटिश सामान खरीदने के लिए यहाँ खरीदार इकट्ठे कर लिए थे ईसाई मिशनरी के बाद। तो इन्होंने कहा कि हम विदेशी कपड़े जो थे यानी कि बहिष्कार करेंगे उनका, उनके साथ साथ सरकारी नौकरियाँ उनका बहिष्कार करेंगे, और जितने भी सरकारी स्कूल हैं, विश्वविद्यालय हैं, उनका हम बहिष्कार करेंगे, और जितने भी अस्पताल, जितने भी पत्रकार, जितने भी सरकारी सेवा हैं करी हुई, मतलब सेवा हैं, उनका सबका हम विरोध करेंगे। चलिए, तीसरी जो नीति थी वो थी राष्ट्रीय शिक्षा नीति, यानी कि अपने राष्ट्र की एक शिक्षा होनी चाहिए। तो राष्ट्रीय शिक्षा का प्रस्ताव होना चाहिए कि हमारी राष्ट्र की खुद की एक शिक्षा प्रणाली होनी चाहिए। स्वशासन, इस तरह स्वशासन, तो इस जैसे 4 प्रस्तावों को पारित करने की लोगों ने मांग की। अंततः हुआ क्या, ये चारों ही प्रस्ताव जो है पारित कर दिए गए। वो किए क्यों गए? क्योंकि दादा भाई नौरोजी को उदारवादी की एक बात रखी गई कि आप अध्यक्ष बन जाइए, क्योंकि विवाद निपटाना था कांग्रेस का काम, और हमारे जो 4 प्रस्ताव हैं उनको आप पास कर दीजिए। अंततः ये पास हो गया, और यहाँ पर दादा भाई नौरोजी ने स्वराज की मांग की। ये क्वेश्चन आ जाता है कई परीक्षाओं में कि स्वराज की मांग कब की गई। तो फिलहाल में आप ये क्वेश्चन देखिए कि यहाँ से की पॉइंट क्या निकलेंगे और डेट क्या निकलेंगे। क्वेश्चन ये आएगा, अध्यक्ष पद को लेकर पहली बार जो विवाद हुआ वो किस अधिवेशन में हुआ? तो कलकत्ता के कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में किया गया, और 1906 में अधिवेशन हुआ था। अधिकांश बच्चों को यहाँ से क्वेश्चन याद नहीं रह पाता, मगर मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ से याद रखना पड़ेगा आपको। स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन दोनों ही बंगाल विभाजन को लेकर ये आंदोलन किए जा रहे थे, क्योंकि इससे पहले बंगाल विभाजन अंग्रेजों के द्वारा किया गया था। वो क्यों किया गया था? वो किया गया था कि देश के अंदर उठने वाली राष्ट्रीय चेतना, राष्ट्रीय आंदोलन की चेतना को नष्ट करना, और यहाँ जो आंदोलन बन रहे हैं उनको समाप्त करना। अंततः उनसे जो पूछा गया था तो कारण उन्होंने बताया था प्रशासनिक असुविधा, जबकि वास्तविक कारण ये नहीं था। अगर आप घटनाक्रमों को अच्छे क्रम से समझोगे कि कौन से कारण क्या हुआ और क्या वजह थी, तो आधुनिक इतिहास आपको ऐसा नहीं कि परेशान करेगा। बहुत बढ़िया चीज़ है, कोई भी सब्जेक्ट को अगर लिंक करके पढ़ोगे तो बहुत अच्छी चीज़ है, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तो हुआ कलकत्ता अधिवेशन। चलिए, ये बात निबट गई। अंततः अगले साल की बात फिर आती है। अगले साल सूरत अधिवेशन होना था, यानी कि गुजरात के सूरत में अधिवेशन हुआ। उसमें क्या लेते हैं कि पुनः विवाद उत्पन्न हुआ। पुनः विवाद उत्पन्न हुआ अध्यक्ष पद को लेकर, यानी कि उग्रवादी लोगों ने फिर कहा कि हमें जो है अंततः पुनः जो है हमें अध्यक्ष पद बनाया जाए, यानी उन्हें आश्वासन दिया था कि अगली बार जो है आपको अध्यक्ष बनाया जाएगा। यहाँ कुछ स्रोतों में बाल गंगाधर तिलक को दिया गया है नाम, कि उग्रवादी लोग जो थे बाल गंगाधर तिलक को अध्यक्ष बनाना चाहते थे, और कुछ स्रोतों में दिया गया है लाला लाजपत राय। चलिए, दोनों उग्रवादी थे, इससे कोई मतलब नहीं है, हमें ज़्यादा समझने की ज़्यादा जरूरत नहीं यहाँ पर। अब ये देखिए, पुनः जो विवाद उत्पन्न हुआ वो कब हुआ? वो विवाद उत्पन्न हुआ सूरत अधिवेशन को लेकर। ये सूरत अधिवेशन भी नहीं था, यह जब अगले साल अधिवेशन होना था तो ये भी विवाद था। तो इन लोगों के अलग होने का, उदारवाद का और उग्रवाद का अलग होने का कोई एक कारण नहीं हो सकता। ये आप भी जानते हो और ये मैं भी जानता हूँ, क्योंकि किसी भी विवाद के पीछे कभी भी एक घटनाक्रम नहीं होता है, इसके बहुत सारे कारण होते हैं। और उन्हीं बहुत सारे कारणों में एक कारण कहीं ये था कि अध्यक्ष पद को लेकर विवाद। अंततः हुआ क्या, विवाद वो निपटा नहीं सके, और उन्होंने उदारवादी नेता रास बिहारी बोस, उदारवादी नेता जो रास बिहारी बोस थे, उनको अध्यक्ष पद पर चुन लिया। अब जब अध्यक्ष पद पर चुन लिया रास बिहारी बोस को, तो एक तो कारण उनका यही हो गया कि अब हम तुम्हारे साथ नहीं रहेंगे। दूसरा कारण क्या हो सकता है? दूसरा कारण ये हुआ यहाँ पर कि बंगाल के विभाजन को लेकर इन्होंने कोई भी एक्शन नहीं लिया। ब्रिटिश सरकार से अपनी मांगों को नहीं रखा, ब्रिटिश सरकार के सामने कुछ नहीं किया, और जैसे अध्यक्ष बंगाल का विभाजन कर दिया, नरम दल वाले लोग जो थे इस तरीके से अपने आप को शांत और काम बनाकर रह गए।
उन्होंने ना कोई जन विद्रोह किया, ना उस चीज़ का विरोध किया, कुछ नहीं किया। अंततः ये हुआ कि उन्होंने उस चीज़ पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। तीसरा कारण ये था कि उनकी नज़र में जो उग्रवादी दल थे, उनकी नज़र में 1905 का एक स्वागत समारोह चल रहा था, जो इंग्लैंड के एक प्रिंस थे, प्रिंस ऑफ वेल्स, ठीक है, जो यूरोप से आए थे, प्रिंस ऑफ वेल्स, उनका भव्य स्वागत किया गया था, उनका जो था भव्य स्वागत किया गया था। और 1905 में इनका भव्य स्वागत किया गया। इस चीज़ को देखकर जो है ये लोग कहीं ना कहीं परेशान भी थे। एक कारण ये भी हो सकता है क्योंकि इस समय पर जो था, इस समय की अगर हम बात करें तो देश में बेइंतहा पैसा बर्बाद किया गया इनके स्वागत में, और उनके दिमाग में कहीं ना कहीं ये बात भी चल रही थी। अब चौथा कारण जो हम बताएं कि सूरत अधिवेशन में उग्रवाद और उदारवाद का अलग होने का एक कारण ये भी है कि 1907 में उदारवादी लोग चाहते थे कि कांग्रेस का अधिवेशन नागपुर में हो। उग्रवादी लोग चाहते थे कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ हो बेटा, वो हो नागपुर में। और उदारवादी लोग ने कहाँ पर किया है अधिवेशन, ये सूरत में किया। इतनी सारी घटनाएं होने के बावजूद, इतना सारा बवाल होने के बावजूद, इतनी घटना होने के बाद, अब आप बताइए इतना जब दिमाग में चल रहा हो किसी के, तो वो कैसे साथ रह सकता है। और वो इसी के चलते जो है सूरत अधिवेशन में ही, इसी अधिवेशन में कहा कि चलिए करिए आप अपनी मर्जी। उदारवाद वालों ने अपना ही अध्यक्ष बना दिया, अपने ही स्थान पर जहां वो चाहते थे वहां पर अधिवेशन कर दिया। परंतु अंततः उग्रवाद वालों ने कहा कि हमारी एक बात मान लीजिए, हम आपसे अलग होना चाहते हैं, क्योंकि हम बिना विनय, प्रार्थना और नम्रता से काम नहीं करेंगे। क्योंकि इनके दिमाग में चल रहा था तुर्की, स्पेन, इथियोपिया जैसे जन आंदोलन। उन्होंने सोचा था कि प्रार्थना का टाइम चला गया है, अब जब तक हम जन आंदोलन नहीं करेंगे, ब्रिटिश सरकार जो है हमें स्वराज जो है हमें हासिल नहीं होने देगी, अपना स्वराज हासिल नहीं होगा। ये बात कहीं ना कहीं दिमाग में उनके चल रही थी। अंततः इसके बाद हुआ क्या, जब सूरत अधिवेशन में लोग अलग हो गए तो 1908 में एक घटना और घटी। 1908 में घटना ये घटी कि 1908 में जो मुस्लिम लीग बनी थी, मुस्लिम लीग को सांप्रदायिक पृथक निर्वाचन चुनाव की जो है अनुमति दी थी ब्रिटिश सरकार ने। और इसी बीच में भारतीय और ब्रिटिश लोग, भारतीय दल, उदारवादी दल और उग्रवादी दल 1909 के पार्लियामेंट्री सुधार को लेकर ये सोच रहे थे कि हमें कुछ हासिल होने वाला है, कुछ ऐसा जो हमें सुधार हो, शायद देखते हैं। तो जब 1909 के अधिनियम में पार्लियामेंट्री सुधार जिसे कहा जाता है, जब वह आंदोलन फिर यह अधिनियम आया तो उसमें घोषणा की गई थी कि प्रत्येक 10 वर्ष बाद जो है भारतीय राजनीतिक तंत्र को समझने के लिए, परखने के लिए एक टीम आएगी, कमेटी आएगी, और जो है भारत के हित में जो भारत के अधिकार हैं जो नहीं मिल पा रहे उनको पूर्ति करेगी। तो 1909 में वो अधिवेशन होने वाला था, लोग आस लगाए हुए बैठे थे कि कुछ तो होने वाला है। अंततः हुआ क्या कि भारतीय लोगों को कुछ भी वहाँ से हासिल नहीं हुआ। अंततः फूट डालो राज करो की नीति पर अंग्रेजों ने काम किया और 1909 में मुस्लिमों को पृथक निर्वाचन चुनाव की स्वीकृति दे दी। तो ये देश के लिए एक बहुत बड़ा एक क्षति थी, एक दुर्भाग्य था कि अब ब्रिटिश सरकार ने भारतीय जन आंदोलन को, भारतीय आंदोलन को तोड़ दिया। कितने रूप में? 2 रूप में। धार्मिक आधार पर तोड़ दिया, यानी कि मुस्लिमों अब अपने नेता अपने वोट से चुनेंगे। उन्हें बताया गया कि आप इसलिए ही विधान परिषद में नहीं जा पाते, विधान परिषद चुनाव में इस वजह से नहीं जा पाते क्योंकि आपके प्रतिनिधि का चुनाव जो है वो और भी लोग करते हैं, आपके लोग नहीं करते। यदि आपके लोग चुनाव वोट डर करेंगे तो आपके अपने प्रतिनिधि चुनकर विधान परिषद में जाएंगे और आप शासन में आ सकते हो। ये इस तरीके का आश्वासन था, परंतु ये आश्वासन नहीं था, ये था भारत को कमज़ोर करना, भारत के राष्ट्रीय आंदोलनों को कमज़ोर करना, ये नीति थी। और इसी नीति के चलते आगे बढ़ते रहे। 1909 में उग्रवादी दल के लोग देखते रहे। घटना फिर घटती है दिल्ली दरबार। घटना फिर घटती है, जो सबसे ज़्यादा बड़ा मूवमेंट है वो आपका है दिल्ली दरबार। और दिल्ली दरबार जो लगा वो कब लगा? वो 12 दिसंबर 1911 को लगा। इससे पहले मैं आपको बता दूं 2 दिल्ली दरबार हो रखे थे। 1877 में पहला दिल्ली दरबार, जिस समय पर गवर्नर लॉर्ड रिटन थे। कौन थे इस समय पर गवर्नर? लॉर्ड रिटन गवर्नर थे। इन्होंने काम करा, महारानी विक्टोरिया का आगमन हुआ यहाँ पर, और महारानी विक्टोरिया को भारत की सम्राज्ञी यानी कि महारानी विक्टोरिया को भारत की सम्राज्ञी घोषित किया। ठीक है, घोषित किया और केसरे हिंद उपाधि दी। केसरे हिंद यानी हिंद की केसर के रूप में उपाधि। केसर होता है वो जो चोटी होती है, ताज जो होता है ऊपर, उसे केसर कहते हैं लगी हुई टोपी में, तो कहा केसरे हिंद।
यानी हिंद का ताज के रूप में उन्हें बताया और भारत की महारानी यानी सम्राज्ञी के रूप में उन्हें उपाधि दी गई। और इस समय पर जब भव्य स्वागत किया गया, दिल्ली दरबार लगा और ऐसी उपाधि दी गई प्रथम दिल्ली दरबार में 1877 में, उस समय दक्षिण भारत में भयंकर अकाल चल रहा था, भयंकर अकाल चल रहा था। तो ये भी एक घटनाक्रम था, पुरानी बातों को याद किया जा रहा था। अंततः द्वितीय दिल्ली दरबार कर्जन के समय पर हुआ 1903 में, और यहाँ पर सम्राट एडवर्ड सप्तम आए थे, यानी कि इंग्लैंड के सम्राट जो है एडवर्ड सप्तम आए और इनकी ताजपोशी यहाँ पर की गई, इनकी ताजपोशी यहाँ पर की गई। जब जाकर तीसरा दिल्ली दरबार जिसे हम कहते हैं वो 1911 में कब लगा, 12 दिसंबर 1911 को इंग्लैंड के सम्राट जॉर्ज पंचम और महारानी मैरी का स्वागत किया गया। और स्वागत किसने किया, वायसराय लॉर्ड हार्डिंग ने। और इस चीज़ को देखकर जो है कहीं ना कहीं उग्रवादी दल के नेता जो थे वो बहुत ज़्यादा क्रोधित हो गए कि देश इस स्थिति में चल रहा है, वहाँ विभाजन हुआ, ये अभी अपने समारोह में लगे हुए हैं। ठीक है, यही जो आग उनके अंदर लगी, उसी आग को ठंडा करने के लिए, उसी बदले की आग को ठंडा करने के लिए आगे कुछ घटना घटी, उनको हम बात करेंगे। पहले यहाँ समझते हैं। वायसराय लॉर्ड हार्डिंग थे। इनका पहला जो था कि इन्होंने जब महारानी कौन आए थे, जॉर्ज पंचम और महारानी मैरी आई थी, तो उन्होंने सबसे पहले काम किया, बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया। जो 1905 में बंगाल विभाजन हुआ था उसको रद्द कर दिया। ये बातें बहुत कम लोगों को पता होती हैं। ठीक है, तो बंगाल विभाजन में रद्द कर दिया। और दूसरा के बाद जब बंगाल विभाजन रद्द किया गया तो बंगाल को बिहार और उड़ीसा से अलग कर दिया और असम व सिलहट इन दोनों को जोड़कर एक नया प्रांत बना दिया। तो ये घटना हुई। पहली घटना, बंगाल को बिहार और उड़ीसा से अलग कर दिया गया, असम और सिलहट को मिलाकर एक नया प्रांत बना दिया गया, और कलकत्ता के स्थान पर राजधानी कहाँ बना दी गई, दिल्ली में स्थानांतरित कर दी गई। तो ये था अभी तक का हमारा घटनाक्रम। एक बार इन्हें रिकॉल करते हैं, फिर आगे देखते हैं क्या है। समझिए, जल्दी से रिकॉल कर लेते हैं क्या है। कलकत्ता अधिवेशन 1906 में हुआ। अध्यक्ष पद पर विवाद हुआ था उदारवादी और उग्रवादी के बीच। दादाभाई नौरोजी अध्यक्ष पद बने, विवाद खत्म किया गया। स्वदेशी आंदोलन, बहिष्कार आंदोलन, राष्ट्रीय शिक्षा और स्वशासन जैसे प्रस्तावों को पूरा किया गया और स्वराज की मांग दादाभाई नौरोजी ने की। अंततः सूरत अधिवेशन 1907 में हुआ। पुनः विवाद हुआ अध्यक्ष पद को लेकर। उग्रवादी दल के नेता चाहते थे कि बाल गंगाधर तिलक या लाला लाजपत राय इनमें से कोई एक अध्यक्ष बने, परंतु उदारवादियों ने यहाँ भी अपनी मनमानी की और रास बिहारी बोस को जो है अपना अध्यक्ष पद दे दिया। बंगाल विभाजन दूसरा कारण बना कहीं ना कहीं। 1905 में प्रिंस ऑफ वेल्स स्वागत समारोह हुआ और 1907 में उदारवादी चाहते थे, उग्रवादी चाहते थे नागपुर में अधिवेशन हो, परंतु उदारवादी सूरत। इस बीच से जो था यहाँ पर दो दल रूप में बने, जिन्हें कहते हैं नरम दल और गरम दल के रूप में। पहला विभाजन कांग्रेस में हुआ। अंततः दिल्ली दरबार आया और दिल्ली दरबार 1911 में 12 दिसंबर 1911 को इंग्लैंड के सम्राट जॉर्ज पंचम, महारानी मैरी आई। लॉर्ड हार्डिंग इस समय पर गवर्नर थे, वायसराय थे, और बंगाल विभाजन रद्द कर दिया गया। इन्होंने बंगाल को बिहार उड़ीसा से अलग किया और असम और सिलट से मिलाकर एक नया प्रांत, और बंगाल में, बिहार में, उड़ीसा को अलग करके और दिल्ली राजधानी बनाएगी कलकत्ता से। ठीक है, और 1877 में पहला हुआ था दिल्ली दरबार महारानी विक्टोरिया की उसमें, और 1903 कर्जन के समय में हुआ था एडवर्ड सप्तम के। इस तरीके से यहाँ तक की जो बात आई है। अब आगे घटना क्या घटती है, आगे घटना घटती है लॉर्ड हार्डिंग को लेकर। लॉर्ड हार्डिंग से ये लोग परेशान थे, भव्य स्वागत कर रहे हैं। अंततः लॉर्ड हार्डिंग एक दिन अपने परिवार के साथ समारोह में भाग लेने के लिए जा रहे थे, अपने परिवार के साथ समारोह में भाग लेने जा रहे थे। और दिल्ली में जैसे ही उन्होंने प्रवेश किया चांदनी चौक पर, जलूस पर बम फेंक दिया गया और वहाँ पर हार्डिंग जो थे घायल हो गए थे। और इसका जो काम किया था रास बिहारी बोस और सचिन सन्याल के नेतृत्व में अन्य नेताओं ने करा था। इस वाली घटना को हम कहते हैं दिल्ली षड्यंत्र केस। तो अब जो हम बात करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं दिल्ली षड्यंत्र केस के ऊपर। पॉइंट टू पॉइंट बात करते हैं, कहानी बोल के बता देता हूँ और पॉइंट टू पॉइंट मैं यहाँ पर आपको लिख दूंगा। ठीक है, आपको यहाँ से कोई दिक्कत आने वाली शायद है नहीं यहाँ से। ठीक है, चलिए देखते हैं क्या है आगे, क्या है दिल्ली षड्यंत्र केस। ठीक है, उसके बारे में देखते हैं। ठीक है, चलिए, यह आपका दिल्ली षड्यंत्र केस। अब जो घटनाक्रम है वो आपका है दिल्ली षड्यंत्र केस। और ये कब घटा था, ये घटा था 23 दिसंबर 1912 को। ये घटना कब क्रम हुआ, ये हुआ 23 दिसंबर 1912 को ये घटना घटी।
कब घटी ये घटना? 1912 को। मैंने अभी आपको बताया घटना क्या थी। हार्डिंग अपने परिवार के साथ, कौन? वायसराय लॉर्ड हार्डिंग। लॉर्ड हार्डिंग अपने परिवार के साथ दिल्ली में एक समारोह में भाग ले रहे थे। इसी बीच में जो है यहाँ पर चांदनी चौक, कहाँ पर? चांदनी चौक में जुलूस में जो है बम फेंक दिया गया। क्या फेंका गया? जुलूस पर बम फेंका गया। जुलूस पर बम फेंका गया और हार्डिंग हो गए यहाँ पर घायल। जब लॉर्ड हार्डिंग घायल हुए तो ये जो काम किया था वो रासबिहारी बोस, यानी किसके नेतृत्व में हुआ था? अगर काम कर रहे हैं तो देखिए नेतृत्व क्या था, नेतृत्व किसमें किया था? रासबिहारी बोस, ठीक है, रासबिहारी बोस के नेतृत्व में, और सचिन सन्याल। तो ये बात आप क्या रहे हैं, इन दो के नेतृत्व में काम हुआ बम फेंकने का। इसके और भी नेता थे, जैसे बसंत बिस्वास का नाम सुना होगा आपने, अवध तिवारी का नाम सुना होगा, अमीन चंद का नाम, बाल मुकुंद का। तो ये नाम भी याद रखना आप, बसंत बिस्वास, क्योंकि बहुत सारे आदमियों को विश्वास ही नहीं होता कि ये आदमी भी थे। दूसरा था अमीन चंद यहाँ से व्यक्ति थे। तीसरे थे अवध बिहारी और बाल मुकुंद। अवध बिहारी और बाल मुकुंद। कौन थे? बाल मुकुंद, ठीक है। इन लोगों को भी इसमें पार्टी, इन लोगों ने काम करा था, परंतु किसके नेतृत्व में क्या था? रासबिहारी बोस और सचिन सन्याल के। अंततः क्या हुआ कि दिल्ली षड्यंत्र केस के चलते चलते जो है इन लोगों को अंततः फांसी दे दी गई। क्या दे दी गई? फांसी दे दी गई। अंततः इनको फांसी पर चढ़ा दिया गया दिल्ली षड्यंत्र केस के चलते ही, ठीक है। और इस बीच जब ये घटना घटी, और ये घटना घटने के बाद में अंततः होता है क्या कि भारत में कहीं ना कहीं राष्ट्रीय आंदोलन को देखकर, जो विदेशों में लोग रह रहे थे, ये सोच रहे थे कि बाह्य लोगों से भी दबाव बनाया जाए, भारत पर। इसी के बीच चलते गदर आंदोलन या गदर पार्टी की स्थापना की गई। तो अब जो हम बात करने वाले हैं, इसके बाद घटनाक्रम कौन सी आई? गदर आंदोलन या गदर पार्टी, ठीक है। इसके बाद हम जो पढ़ने वाले हैं गदर पार्टी या गदर आंदोलन। बिल्कुल क्रम से घटना करेंगे, क्रम से, ठीक है, बिल्कुल क्रम से घटना पढ़ेंगे। गदर आंदोलन व गदर पार्टी, इसकी स्थापना की गई 1913 में। ये वाली बात जो है बहुत इंपॉर्टेंट होती है, सीधे एग्जाम में पूछ ली जाती है, ठीक है। ये 1 नवंबर 1913 को, कब की बात है ये? ये बात है आपकी 1 नवंबर। कब की बात है ये? 1 नवंबर 1913 की बात है। जब 1913 की बात है, जब अमेरिका के एक शहर सैन फ्रांसिस्को में लाला हरदयाल ने इसकी स्थापना की थी। ये नाम क्वेश्चन जरूर आता है एग्जाम में। तो कब करी थी ये? सैन फ्रांसिस्को ने, किसने? लाला हरदयाल ने इसकी स्थापना की थी। तो क्वेश्चन आया था गदर पार्टी या गदर आंदोलन की स्थापना कब हुई? 1 नवंबर 1913 को हुई। और किसने की? लाला हरदयाल ने की। कहाँ पर की? सैन फ्रांसिस्को में की। कहाँ पर की भैया? सैन फ्रांसिस्को ने यहाँ पर की। और इसी समय पर गदर एक उर्दू अखबार था। एक कौन सा अखबार था? पत्रिका थी, सॉरी, गदर पत्रिका, यानी कि साप्ताहिक पत्रिका कह सकते हैं। साप्ताहिक पत्रिका थी। और ये किसमें थी? उर्दू भाषा में थी। उर्दू भाषा, ये इस समय का मुख्य अखबार था, यानी पत्रिका थी, जो इस घटनाक्रम को बताते थे, ठीक है। इस पार्टी में और भी अन्य नेता थे, जैसे रामचंद्र थे। इनमें अन्य नेता कौन थे? रामचंद्र, इनका नाम कई बार आ जाता है एग्जाम में, ठीक है। और नेताओं की अगर हम बात करें, भगवान सिंह और सोहन सिंह। यहाँ से ये और याद रखिए, एक तो भगवान सिंह, ठीक है, और एक व्यक्ति जो थे वो थे सोहन सिंह। इनके ही नाम याद रख लोगे, आपको एग्जाम में मिल जाएगा। तो ये अन्य नेता थे। इन्होंने सोचा कि जब हम अमेरिका में करेंगे ये काम, तो विदेशों में जो रह रहे हैं भारतीय लोग हैं या भारतीय मूल के जो लोग हैं, उनके अंदर भी राष्ट्रीय चेतना उभर कर सामने आएगी। इस तरीके की बात को देखकर उन्होंने गदर आंदोलन, गदर पार्टी की स्थापना की। अंततः हुआ क्या
अंततः ये हुआ कि ज़्यादा ये गदर पार्टी अपने काम में सफल हो नहीं पाई, क्योंकि देश में एक घटना और घट चुकी थी। देश में इसी बीच एक घटना और घट चुकी थी। उधर दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी के आंदोलन को जो है दबाया जा रहा था, ठीक है, आंदोलन को दबाया जा रहा था। और गांधी जी के नाम से एक शब्द भी सुनने में आ रहा था कि कोई गांधी नाम के एक नेता हैं जो विदेशों में जो है अपने राष्ट्र को लेकर एक राष्ट्रीय चेतना जगा रहे हैं, ठीक है। तो चारों तरफ से ब्रिटिश सरकार पर दबाव बनाने के लिए ये अलग अलग प्रांतों में, अलग अलग देशों में जो है इस तरीके की योजना चल रही थी। इसी बीच उसी प्रांतों में, अलग अलग प्रांतों के चलते एक घटना घटी, कामागाटा मारू घटना। याद आ गई होगी आपको, कामागाटो घटना जो थी। तो ये घटना विदेशों की बात है, जब चारों तरफ से दबाव बनाया जा रहा था। तो ये जो घटना क्रम बनी वो कौन सी थी? कामागाटा मारू घटना। ये याद रखना बेटा, 1914 में हुई थी ये घटना। ये क्या था? कामागाटा मारू घटना क्या थी? ये क्या थी? ये एक जापानी जहाज का नाम है, कामागाटा मारू। ये एक जापान का नाम जहाज है। क्या किसका जहाज है? जापानी। यानी मैं बता दूं यहाँ पर एक जापानी जहाज है। ये कब की घटना है मैं थोड़ा सा बात बताता हूँ। क्या हुआ, अमेरिका ने कनाडा में, अमेरिका में ही है कनाडा में भारतीयों के प्रवेश पर पाबंदी लगा दी। कैसे? कनाडा ने ऐसे भारतीयों के ऊपर पाबंदी लगा दी जो कि भारत से सीधे नहीं आए। यानी कि कनाडा में जो भारतीय एंट्री ले रहे थे, भारत में कनाडा में प्रवेश ले रहे थे भारतीय, उनके ऊपर पाबंदी लगा दी थी कनाडा ने। जो लोग सीधे भारत से नहीं आए हैं, वो किसी न किसी अलग अलग प्रांतों से आए हैं। और क्यों? क्योंकि अमेरिका में सैन फ्रांसिस्को नाम गदर पार्टी से कहीं ना कहीं ऐसा ना हो कि ये राष्ट्रीय जन आंदोलन को एकजुट हो जाए और कुछ एक बड़ा आंदोलन बनाए। तो ऐसी चीज़ को लेकर कनाडा सरकार ने भारतीयों के पाबंदी लगा दी जाने की। और इसके भारतीय मूल के जो सदस्य थे, भारतीय मूल के एक व्यापारी थे। यहाँ पर एक व्यक्ति थे भारतीय मूल के व्यापारी भारतीय मूल के व्यापारी, जिनका नाम आपको बता दें गुरुदत्त सिंह थे। कौन थे? गुरुदत्त सिंह, ठीक है। देखिए, कनाडा को मिनी पंजाब कहा जाता है, तो इससे ये पता चलता गुरुदत्त जो थे सिख थे। तो अधिकांश जो थे इस घटना में सिख थे। अधिकांश जो लोग थे वो क्या थे? सिख लोग थे। सिख लोग जो थे वो अधिकांश यहाँ इस घटना में थे। अंततः क्या हुआ, जैसे ही एक जहाज में जापानी जहाज, यानी क्या, एक जापानी जहाज क्या नाम है? कामागाटा मारू को लेकर किराए पर, लीज पर लेकर, और इसमें 376 यात्रियों को बिठाकर ये कनाडा में एंटर हो रहे थे, ठीक है। वहाँ पर ही कनाडा की सरकार ने इन पर पाबंदी लगा दी और इनकी घेराबंदी कर दी। और बहुत समय तक वहाँ पर जो है, कहाँ पर? कनाडा में एक जगह है बेकूबर में यहाँ पर क्या करा, इन्हें पाबंदी लगा दी, चारों तरफ से घेर लिया पुलिस ने। और घेरने के बाद में कहा कि आपको यहाँ पर सारे यात्रियों को उतारा गया है नीचे, और सारे यात्रियों को उतारने के बाद में उनसे कहा कि आपको अंदर प्रवेश नहीं मिलेगा। बहुत लंबे समय तक संघर्ष चलता रहा। अंततः यह हुआ कि गुरुदत्त को लगा कि अगर हम यहाँ रुके रहे तो शायद यात्रियों पर और ज़्यादा हमला हो सकता है, और जब एंट्री नहीं है तो सीधे उस जहाज़ को कलकत्ता की तरफ, भारत की तरफ कलकत्ता में भेज दिया गया, ठीक है। भारत की तरफ कलकत्ता में भेज दिया गया, परंतु उन्हें यह पता नहीं था कलकत्ता प्रेसिडेंसी में भी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की सरकार है, ठीक है। और वहाँ भी अंग्रेजी सरकार आपका सामना करेगी, अंग्रेजी पुलिस आपका सामना करेगी। अंततः होता क्या है कि जब कामागाटू जहाज़ को लेकर वह लोग कलकत्ता आते हैं, कलकत्ता बंदरगाह पर रुकते हैं, भारत में कलकत्ता, वहाँ पर जैसे ही जहाज़ रुकता है वहाँ पर पुलिस से झड़प शुरू हो जाती है। और जब पुलिस से झड़प शुरू होती है तो उस झड़प में 18 यात्रियों की जो है मौत हो जाती है। 18 यात्रियों की मौत हो जाती है। उनमें अधिकांश जो मौत हुई वो किसमें हुई? वो सिख लोगों से हुई, ठीक है। इस बीच की घटना को लेकर लोग पीड़ित थे। और इन्हीं सभी बातों को देखकर गांधी जी ने सारी बातों को सोच समझ के गांधी जी ने 9 जनवरी 1915 को भारत आने के लिए एक मतलब प्रस्ताव रखा अपने मन में कि अब मैं जो है भारत आऊँगा, क्योंकि ये जो भेदभाव चल रहा है और जो जन आंदोलन है, अब ये जन आंदोलन भारत में रहकर करेंगे, ठीक है। भारत में रहकर यहाँ पर किया जाएगा। अंततः हुआ क्या, उस समय पर
प्रथम विश्व युद्ध जैसी घटना चल रही थी, 14 में प्रथम विश्व युद्ध हो गया, तो प्रथम विश्व युद्ध के बीच में भी नज़र देखें तो वहाँ पर ब्रिटिश सरकार जो थे कुछ ना कुछ अपने आप को कमज़ोर महसूस कर रही थी, और वो गांधी जी का सहारा लेते हैं कि यदि आप लोग हमारा सहयोग करेंगे, यदि आप लोग हमारा सहयोग करेंगे तो हम आपका सहयोग करेंगे। गांधी जी ने इसी चीज़ को मन में रखकर सोचा, चलिए जो युवा वर्ग है उनसे कहा कि सेना में बढ़ चढ़कर भागीदारी ले और ब्रिटिश सरकार की सहायता करें। ब्रिटिश सरकार की सहायता है भारत की सहायता, क्योंकि भारत अगर ब्रिटिश सरकार पर अधिकार होता तो भारत पर अधिकार होता, शायद हम उससे भी ज़्यादा गुलाम हो सकते थे। इस वजह से गांधी जी को सेना में भर्ती कराने वाला सर्जेंट के नाम से नाम दिया गया इस समय। अंततः हुआ क्या, इसके बाद जो घटना घटी, होम रूल लीग आंदोलन हुआ 1916 को। होम रूल आंदोलन हुआ 1916 में, लखनऊ समझौता हुआ 1916 में। नरम दल और गरम दल फिर एक साथ हुए, मुस्लिम लीग फिर एक साथ हुए, फिर मिलकर उन लोगों ने काम करा। तो ऐसी घटनाएं क्या हुई, क्या ऐसा हुआ कि आगे जो हम सेशन लेंगे उसमें हम पढ़ेंगे कि होम रूल लीग क्या थी, कैसे गांधी जी के आने से प्रभाव पड़ा और कैसे लखनऊ समझौता हुआ, उनमें क्या क्या प्रभाव देखने को मिले। तो हम कल नए सेशन के साथ जो है आपको इन बातों से मुहैया कराएंगे। तो अगर सेशन आपको अच्छा लगा हो तो आप ज़्यादा से ज़्यादा सेशन को शेयर करें और सब्सक्राइब करें और लाइक ज़रूर करें, ठीक है, क्योंकि आप लोगों के सपोर्ट से ही आपका परिवार जो आगे बढ़ेगा, क्योंकि हम आपको देखना चाहते हैं अधिकारी बनता हुआ। क्योंकि यदि आप इस तरीके से पॉइंट टू पॉइंट और कहानी वाई अगर आप इस चीज़ को पढ़ोगे तो शायद मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको आधुनिक इतिहास से कभी भी कोई प्रॉब्लम होने वाली नहीं है, ठीक है। तो कल मिलते हैं नए सेशन के साथ। जय हिंद, जय भारत।